बीजेपी की व्यापारिक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक हुई संपन्न। बैठक में बिहार के कई जगहों से बीजेपी के नेता हुए शामिल। बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर हुआ विचार। पूर्व विधायक और जेएमएम नेता विष्णु भैया के निधन के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर। विधायक इरफान अंसारी ने निधन पर व्यक्त किया दुख। गिरिडीह में मनाई गई कांग्रेस कमेटी के नेता नरेंद्र कुमार सिन्हा की जयंती। कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई जयंती। दिवंगत नेता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। झारखंड के कई जिलों में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। सामने आए 788 नए पॉजिटिव केस। राज्य में मिले सबसे ज्यादा 446 केस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट आज लगभग 3:30 बजे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जारी करेंगे। इसकी जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। इसके साथ परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मैट्रिक की परीक्षा में इस वर्ष 16,84,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 17 से 24 फरवरी के बीच मैट्रिक की परीक्षा आयोजित हुई। पिछले 3 वर्षों से बिहार बोर्ड की ओर से अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़े हुए हैं। शशांक जी, आज मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। बच्चों में क्या कुछ देखा जा रहा है? कितना असमंजस की स्थिति बनी हुई है? देखिए, मैट्रिक की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा होती है जहां अर्थात बच्चों की पहली एक तरह से कहा जाए कि विधिवत बोर्ड का एग्जाम होता है। तो सबसे ज्यादा जिज्ञासा और सबसे ज्यादा एक तरह से कहा जाए बच्चों के अंदर एक तरह से डर का जो माहौल होता है वो 10वीं की परीक्षा में होता है। बच्चों को गार्जियन जो है आंकते भी हैं कि वो बच्चा किस दिशा में जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो 10वीं का रिजल्ट है, तो जाहिर है कि आज 10वीं का रिजल्ट है और पूरे बिहार में लगभग 17 लाख के करीब बच्चों ने परीक्षा दी है। 16,84,000 बच्चों ने इस बार परीक्षा दी है मैट्रिक की। तो 16,84,000 बच्चों के साथ साथ करीब उनके माता पिता और गार्जियन मिलाकर लगभग 50 से 60 लाख से ज्यादा लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट आएगा और उनके बच्चे का परिणाम क्या होगा। देखिए, आज 3:30 बजे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और जो बिहार परीक्षा समिति है उसके चेयरमैन आनंद किशोर और उसके अलावा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, ये तीनों लोग मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट 3:30 बजे जारी करेंगे। रिजल्ट जारी होते ही बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद तमाम साइट्स पे लोग रिजल्ट को देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को देखते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और मीडिया के सामने जैसे इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया गया था उसी तरह मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाना था क्योंकि लेकिन आज कोरोना को देखते हुए सरकार ने या कहा जाए कि शिक्षा विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो रिजल्ट जारी करना था उसको स्थगित कर दिया है। अब ऑनलाइन रिजल्ट जारी करेंगे, शिक्षा मंत्री अपने कक्ष से जारी करेंगे लगभग 3:30 बजे करीब। जी शशांक जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले 1 साल से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन पढ़ाई का असर इस रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। किस तरीके से बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है, इसका और ऑफलाइन पढ़ाई में क्या कुछ अंतर आपको समझ आता है कि कितना अंतर इस रिजल्ट में झलकेगा? देखिए, निश्चित तौर पे बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है और ऑफलाइन पढ़ाई होती है उसमें तमाम अंतर होते हैं, लेकिन सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि बच्चों का सिलेबस पूरा हो और बच्चों को वो तमाम चीजें बताई जाएं जो उनके सिलेबस में आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश रही है और जो सूत्र बता रहे हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि परीक्षा फल भी अच्छा आने की उम्मीद है। 80% से ज्यादा रिजल्ट आ सकता है क्योंकि पिछले बार की भी लगभग यही आंकड़ा रहा है। तो जो पढ़ाई हुई है हालांकि वो कम हुई है क्योंकि जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है और ऑनलाइन पढ़ाई होती है दोनों में अंतर होता है। फिजिकल प्रेजेंस इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा था कोविड का, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा माहौल था, ऐसे में शिक्षा विभाग का दावा कि उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से सिलेबस पूरा कराया गया था। अब देखने वाली बात है कि रिजल्ट किस तरह का था, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट किए गए थे या तमाम चीजें की गई थी वो भी उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर किया गया था। आस्था
जी शशांक जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोविड का प्रकोप बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है, बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। तो इस दौरान अगर बच्चों की मानसिक स्थिति की बात की जाए तो किस तरीके से बच्चों ने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया होगा इस एग्जाम के लिए, तभी जाकर उन्होंने पढ़ाई की, फिर आज रिजल्ट इसका आने वाला है। अब बिल्कुल, जब 1 साल था बच्चों इस देश के अंदर लॉकडाउन लग गया था, परिस्थितियां तमाम परिस्थितियां विषम थी। तो निश्चित रूप से बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं जो मैट्रिक एग्जाम देते हैं, वो 15 साल से नीचे के लगभग बच्चे होते हैं, 14 साल के बच्चे होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पर भी और मनोस्थिति पर भी असर पड़ता है। लेकिन ये एग्जाम देखिए, ये फरवरी में हुए, 14 फरवरी से लगभग ये 22 फरवरी या 24 फरवरी तक एग्जाम हुए हैं। तो उसके बाद तब तक कोरोना का जो मनोस्थिति थी, जो कोरोना की मानसिक एक तरह से दबाव था, वो खत्म हो चुका था। तो निश्चित रूप से साल भर जब कोरोना का प्रभाव रहा है तो उसका असर कुछ ना कुछ शैक्षणिक भी पड़ता है और मानसिक भी पड़ता है। लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए बच्चों ने खुद को तैयार किया था, समाज ने खुद को तैयार किया था। तो कहीं ना कहीं परीक्षा जिस वक्त हो रही थी तो बच्चों के अंदर कहीं ये जो प्रश्न नहीं था कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, परीक्षा कैसे दें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई गई थी और क्वेश्चन पेपर से अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए थे। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर उस बात को लेकर बहुत ज्यादा वरीड नहीं है और चिंता नहीं है, लेकिन असर जरूर पड़ता है। और देखना है कि अब रिजल्ट कैसा था, क्योंकि परीक्षा समिति ने भी ये कोशिश की है कि जो कोरोना काल था जिसमें बच्चों ने ठीक से पढ़ाई नहीं की या उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं रही है, तो परीक्षा फल के माध्यम से ऐसा दबाव ना बनाया जाए या बहुत टफ मार्किंग ना की जाए जिससे बच्चों को कहीं ना कहीं मनोस्थिति में प्रभाव पड़े। जी शशांक जी, जिस तरीके से कोरोना चल रहा था उस दौरान बिहार बोर्ड की बात की जाए, मैट्रिक परीक्षा में बच्चों के सिलेबस में और क्या कुछ छूट बच्चों को दी गई है, क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाना ऑफलाइन के माध्यम से आसान होता है। पेपर के डिजाइन कुछ अलग ढंग से किया था। हर बार की अपेक्षा, यानी हर बार जब परीक्षाएं होती थी जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते थे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते थे, उनकी संख्या दुगनी कर दी गई थी। यानी बच्चों को जो थ्योरेटिकल है वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, वो उनको कम लिखने थे, उनको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दिया गया था परीक्षा में। तो ये कोशिश की गई थी कि बच्चों पर ज्यादा बोझ ना पड़े इस बात का, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई उस लेवल से नहीं की थी। तो परीक्षा समिति ने भी साइंटिफिकली इस बात को देखा था कि 1 साल कोरोना काल का जो रहा है उसमें बच्चे कितना पढ़ पाए, वास्तव में कितना पढ़ पाए, क्योंकि स्कूल के अंदर की पढ़ाई और घर पे बैठ के पढ़ाई करने में अंतर है। और दूसरी बात है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई थी आस्था, उसका एक दायरा था, उसमें एंड्रॉयड मोबाइल के साथ साथ आपको हाई लेवल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए थे। उसके बाद सारी चीजें होती थी, घर में बच्चे रह के उतना पंक्चुअल नहीं हो पाते हैं। सरकार ने तमाम चीजों को ध्यान दिया था, स्टडी किया था और उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट किए गए थे, डिजाइन किए गए थे। तो सरकार की यही कोशिश थी कि जो कोरोना में बच्चों का जो मनोस्थिति है उसको भी देखा जाए। तो शायद इसका ध्यान रखा गया है। परीक्षा फल जब आ जाएगा 3:30 बजे ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर उस पर सरकार और परीक्षा समिति कितना सफल रह पाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद शशांक दुबे, वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। पटना में आज जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पीएमसीएच परिसर से 8 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ का मकसद पटना के शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए लोगों को मास्क का प्रयोग करने और सैनिटाइजर से नियमित तौर पर हाथ धोने और 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करने के बारे में जागरूक करना था। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सतर्कता और जागरूकता ही बचाव है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौर में जागरूकता लोगों को बढ़ाई जा रही है, लोगों के मन में जागरूकता की जा रही है। इसी के चलते पीएमसीएच परिसर से 8 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो कि क्षेत्र के जगह जगह पर पहुंचेंगे लोगों के पास और लोगों को जागरूक करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन किस तरीके से करना है इसके लिए जागरूक करेंगे। मास्क लगाने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करने जैसी तमाम बातों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
महसी के ताजपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को लड़की के परिजनों द्वारा बंधक बनाने का मामला सामने आया, जहां लड़की के परिजनों द्वारा युवक को बंधक बनाया गया और साथ ही उसके साथ मारपीट की गई। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो वो युवक को छुड़ाने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस को भी परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा और स्थानीय लोगों ने पुलिस वैन पर भी हमला कर दिया। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे मुजफ्फरनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेहसी के ताजपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को लड़की के परिजनों द्वारा बंधक बनाने का ये जो मामला देखा गया है, जहां पर लड़की के परिजनों ने युवक के साथ मारपीट भी की है और उसे बंधक बनाया। इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर युवक को छुड़ाने के लिए भी पहुंची, लेकिन पुलिस को भी उस विरोध का सामना करना पड़ा और स्थानीय लोगों ने पुलिस वैन पर हमला किया। 5 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है। इन्हें मुजफ्फरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में होली के दिन हुए गोली से हत्याकांड मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां बीते शनिवार को डीएसपी राकेश कुमार रंजन और सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा सेमली गांव में फरार आरोपियों के घर ढोल पीटते हुए हाजिर होने की चेतावनी देते हुए इश्तेहार चिपकाया गया था। तो वहीं दोनों अधिकारियों की उपस्थिति में आधे दर्जन से अधिक थाने की पुलिस द्वारा फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। फिलहाल मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई है। उसमें लगा हुआ नहीं ना, उसमें है नहीं ना। रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के बगड़ा बंचर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर किया गया है। तो वहीं रफीगंज प्रभारी थानाध्यक्ष डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने बताया है कि दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और इस मामले की छानबीन की जा रही है। घर का जमीन जो है कि बटा हुआ है 25 साल पहले और हमारे हिस्सा में है। हम उसमें 25 साल से रह रहे हैं और अचानक वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा जमीन है, जबकि वो हमारे नाम से भी है। कौन लोग बोल रहे हैं? बलराम तिवारी, अमित तिवारी, अंगद तिवारी, भोला तिवारी, उपेंद्र तिवारी, सुनीता देवी, नेहा देवी। इन लोग कौन है? इन लोग हमारे चाचा का परिवार है। एक एप्लीकेशन में लिखा हूँ, उसको ले लीजिए। विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट देखने को मिली है। इस दौरान दो पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर किया गया। तो वहीं रफीगंज प्रभारी थानाध्यक्ष डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने मामले की जानकारी दी है। झारखंड में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया। जैसे ही जांच बढ़ी, मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। बीते दिन राज्य में 788 नए मरीज मिले, इनमें 446 सिर्फ रांची के हैं। अब पूरे राज्य में सक्रिय मरीजों की तादाद 4613 पहुंच गई है। इनमें से 2622 केवल रांची से हैं, तो वहीं 8 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों में बोकारो में 1, धनबाद में 2 और रांची से 5 लोग शामिल हैं। अब पूरे राज्य में 1,26,458 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। इनमें से 1,20,723 ठीक हो चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से हमेशा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट भेजे जा रहे हैं। दुकानों प्रतिष्ठानों और खुले स्थानों पर भी लोगों को समझाया जा रहा है, मास्क पहना जा रहा है। इसके अलावा टीटीओ के द्वारा भी वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि मास्क
बिना पहने जो लोग इनको बैन भी किया जा रहा है। इसके अलावा मैं यही चाहूँगा कि देखिए इन्फोर्समेंट एक साइड है पॉइंट का, दूसरा पॉइंट ये है कि जनता अपने आप को खुद रेगुलेट करे, सेल्फ डिसिप्लिन और एसएमएस फॉर्मूला का पालन करे, ये आवश्यक है। मास्क अवश्य। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी सीधे रांची से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है, इतनी भारी संख्या में कोरोना मरीजों का निकलना कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए खतरा पैदा करता है। देखिए, कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए गए थे और पहले दौर में ही जब कोरोना का संक्रमण देखने को मिला था पूरे देश में, तो ये इस बात की पुष्टि की गई थी कि कोरोना का प्रकोप जो है वो दोबारा भी अटैक कर सकता है। और इसका जो शुरुआत आप देखेंगे कि ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई थी, ऑस्ट्रोन के रूप में ये आया था, और उसके बाद अब भारत में भी देखें कि धीरे धीरे काफी तेजी से ये फैल रहा है। खासकर बड़े महानगरों में हजारों हजार की संख्या में पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ के हो गई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बेकाबू होते जा रहा है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि अस्पतालों की संख्या जो है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या वो धीरे धीरे फुल हो गई है और अब मरीजों को होम आइसोलेशन करने की बात की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कई वैकल्पिक व्यवस्था पे भी विचार किया जा रहा है। मसलन जो पहले खेलगांव को एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था, वहां बड़े पैमाने पर आइसोलेशन करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ और कोई अगर मैदान है, कोई हॉल है, कोई उस तरह के स्पेस हैं जहां जो पॉजिटिव मरीज होंगे उनको रखने पे भी विचार किया जा रहा है, वहां आइसोलेशन सेंटर बनाने पे विचार किया जा रहा है। तो सरकार विचार कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस पूरे बीमारी में जरूरी है वो आम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यही अपील की है और लगातार प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या जो भी गणमान्य लोग हो, डॉक्टर की टीम हो, लगातार यही अपील कर रही है कि कोरोना का सबसे जो प्रभावी उपाय है वो सोशल डिस्टेंस है, मास्क का प्रयोग है, हैंड सैनिटाइजर है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। हालांकि कोरोना को लेकर जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जो वैक्सीन दिए जा रहे हैं, वो भी उसका भी असर होगा, लेकिन उसका असर तभी होगा जब आम लोग इसका पालन करेंगे, क्योंकि वो एक बूस्टअप डोज है और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक डोज दी जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, आप देखेंगे कि पहले चरण में जब कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या थी तो वो बहुत ही धीरे गति से बढ़ रही थी, लेकिन इस बार का जो स्पीड देखा जा रहा है वो काफी तेज गति से बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर लोग अगर अपने को सही नहीं रखेंगे, लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे, तो स्थिति बेकाबू हो सकती है और स्थिति बेकाबू होने के बाद ये फिर किसी के हाथ में कंट्रोल में नहीं रह जाएगा और सबके स्थिति से, सबके कंट्रोल से जो है स्थिति बाहर हो जाएगी। जी राजीव जी, जिस तरीके से तेज रफ्तार फिर से कोरोना ने पकड़ी है क्षेत्र में, रांची में ही इतने ज्यादा मरीज सामने आए हैं, इनके अगर इलाज की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए, तो क्या इलाज इनका चल रहा है? कितने बेड्स खाली, क्या कुछ सुविधा दी जा रही है? देखिए, सुविधा के नाम पर चूंकि जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए गए कि संक्रमित मरीजों को कौन सा दवाई देना है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवाई देनी है, उनको सर्दी खांसी होता है तो उनको इन्फेक्शन की दवाई देनी है, ये तमाम चीजें जो दवाई देनी है वो दवाई दी जा रही है। साथ ही साथ जो उनको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए खाना देना होता है वो भी दिया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के तरफ से इसमें आर्थिक मदद की जाती है, आर्थिक पैसा दिया जाता है केंद्र के द्वारा भी राज्यों को कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से। तमाम तरह की सरकार की तरफ से कवायद की जा रही है। हॉस्पिटलों में भी जो बेडों की संख्या है वो बढ़ाने की बात की गई है और बढ़ाया भी जा रहा है। खासकर जो अस्पताल से अलग के क्षेत्र है, जैसे पिछले चरण में जो यहाँ का खेलगांव है, स्पोर्ट्स ग्राउंड बना है, वहां आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने पे वहां रखी जाए और धीरे धीरे लोगों को रखा भी गया था। लेकिन जो आंकड़ा इस बार बढ़
रहा है तेजी से, पूरे राज्य की बात करें तो हर जिले में ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे ऐसे आइसोलेशन सेंटर बड़े स्तर पे बनाए जाए। मुख्यमंत्री खुद लगातार निर्देश दे रहे हैं, सभी जिलों के एसपी और डीसी को निर्देश दिया गया है। सभी जिलों के डीसी लगातार मुआयना भी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और आइसोलेशन सेंटर को बढ़ाने के दिशा में पहल कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे जरूरी चीज किया जा रहा है कि अगर पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा होम आइसोलेशन की बात इस बार की जा रही है कि अगर आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं है तो आप होम आइसोलेशन लें, लेकिन तमाम गाइडलाइनों का पालन करें। होम आइसोलेशन में भी जो लोग संक्रमित हैं उनको अलग कमरे में रखा जाए, उनसे लोगों की डिस्टेंस का पालन किया जाए, उनको तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, दवाई हैं और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की जो चीजें हैं वो दी जाए। तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ सरकार जो होम आइसोलेशन में भी जो मरीज रह रहे हैं उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी, ताकि उनको कोई दिक्कतें हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उनको अस्पताल में भर्ती किया जाए। सांस की अगर प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब उनको कैसे उपाय किया जाए। तमाम चीजों पे काम चल रहा है, लेकिन सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन जनता को जागरूक होना होगा और जनता को ही इस बीमारी से एक बार फिर दूसरे चरण से भी वैसे ही लड़ना होगा। जैसे पहले चरण में लोगों ने इसको मात दी थी, वैसे ही दूसरे चरण में भी कोरोना को मात देने के लिए आम लोगों के ही कंधे पे ये जिम्मेवारी है। जी राजीव जी, एक तरीके से माना जा सकता है कि सरकार अपने स्तर पर पूरी तरीके से सख्त कदम उठा रही है, इसको रोकने के लिए प्रयास कर रही है। और क्या इस दौरान ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे पिछले कोरोना का जब स्ट्रेन आया था, पहला स्ट्रेन जब आया था, जिस तरीके से सख्ती की गई थी, जो केंद्र बनाए गए थे, जिस तरीके से होम आइसोलेशन की बात की जा रही थी, वैसी ही सख्ती सरकार फिर से करने जा रही है? जी बिल्कुल सख्ती करने जा रही है। आप देखेंगे कि अलग अलग जोन में बांटा गया था, रेड जोन, कंटेनमेंट जोन, जो भी प्रभावित क्षेत्र थे। जैसे आप देखें कि रांची के मेकॉन कॉलोनी में 30 घरों में लगभग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद उसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, यानी बिना मतलब के लोग उसमें आ जा नहीं सकते हैं। पूरी हिस्ट्री रखी जाएगी, संक्रमित व्यक्ति की संख्या है उसका आंकड़ा लिया जा रहा है और भी लोगों की जांच की जा रही है। तो तमाम तरह के जो उपाय हैं सरकार की तरफ से धीरे धीरे फिर से अपनाए जा रहे हैं। जो चीजों में छूट दी जा रही थी उन चीजों में पाबंदियां लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, कोई भी उस तरह के, चाहे शादी विवाह भी हो, तो उसमें भी फिर से एक बार बंदिश लगाने की बात हो रही है कि एक बार फिर से उसको भी लिमिट किया जाएगा। जो शादी विवाह के फंक्शन होते हैं उसमें लोगों की संख्या को, मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों को लेकर इशारा किया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी किया है कि कोई भी भ्रामक चीजों पे आप ध्यान न दें, कोई भी भ्रामक खबरों पे आप ध्यान न दें। जो भी गाइडलाइन होंगे, जो भी दिशा निर्देश होंगे, वो सरकार के द्वारा जारी किए जाएंगे और उसी दिशा निर्देश के अनुसार आपको फॉलो करना होगा। और आपके स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार चिंतित है, लेकिन आम लोगों को इसमें सहयोग करना होगा और आम लोगों के सहयोग से ही राज्य सरकार इस बीमारी पे विजय पाएगी और केंद्र सरकार भी इस बीमारी पे विजय पाएगी। जी राजीव, जिस तरीके से सरकार सख्त कदम उठा रही है और आपने जिस तरीके से बताया कि पूरी पहल सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन जनता को जागरूक होने की सिर्फ जरूरत है। लेकिन इस दौरान देखा जा रहा है कि सरकार के कई मंत्री हैं, कई अधिकारी हैं जो खुद ही इन चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं। जब सरकार के मंत्री, सरकार के नुमाइंदे ही इन चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं तो जनता पर इसका तो असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए सोशल साइट में भी लगातार इस तरह के मीम चलते रहते हैं और इस तरह की एक मजाकिया पोस्ट आते रहते हैं कि जहां जिन राज्यों में चुनाव है वहां कोरोना का प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि चाहे आप बंगाल की बात करें या फिर असम की बात करें या फिर झारखंड के मधुपुर की बात करें, जहां जिन राज्यों में चुनाव हो जाते हैं वहां आप देखेंगे कि सारे नियमों को ताक पे रख दिया जाता है और तमाम जो सोशल डिस्टेंस की बात है, मास्क लगाने की बात है, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। और यही कारण है कि लापरवाही के कारण इस तरह के जो केसेस हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। और सरकार भी जब अपील करती है तो आम लोगों के मन में यही धारणा पनपती है कि जब सरकार के लोग खुद इस चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाता है जिसमें सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम अधिकारी जाते हैं उसमें
शामिल रहते हैं, उनको जब उनके तरफ से जब पालन नहीं किया जा रहा है तो आम जनता को क्यों इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। हालांकि काफी हद तक आम जनता इस बात को समझ चुकी है कि उन्हें ही इस बीमारी से लड़ने के लिए, क्योंकि सरकारी व्यवस्था के भरोसे बैठ के सब कुछ नहीं किया जा सकता है और जिस तरह से स्थिति बेकाबू होगी, महामारी का रूप एक बार तेजी से ले रही है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सरकार के भरोसे इस बीमारी से नहीं लड़ा जा सकता है। हम लोग लगभग इस बात को समझ चुके हैं और इसलिए खुद से वो इस नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन सरकार को भी ध्यान देना होगा कि चुनाव भी जो है उसको भी ऐसे किया जाए ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, क्योंकि अगर वहां से विस्फोट हुआ कोरोना का इन जिलों में जहां चुनाव होने या इन राज्यों में, तो फिर दोबारा स्थिति जो है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा और एक बार फिर से कोरोना जो है वो प्रकोप मचा देगी पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी, ब्यूरो चीफ हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे। रांची से लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। बेगूसराय के बलिया गंगा कटाव से परेशान दियारा वासी अब भगवान के शरण में जाकर आस्था को आधार बनाकर गंगा मैया को मनाने में लगे हुए हैं ताकि उस कटाव से बचा जा सके। बलिया प्रखंड के गोखले नगर विष्णुपुर के ग्रामीणों ने गंगा घाट के तट पर 72 घंटे के लिए रामायण पाठ का आयोजन शुरू कर दिया। वहीं इस आयोजन के बाद 24 घंटे के लिए गीता पाठ का आयोजन करने की भी तैयारी चल रही है। इस रामायण पाठ का आयोजन 30 सदस्यीय रामायण मंडली के द्वारा किया जा रहा है। रामायण पाठ के आयोजन को लेकर दियारा वासियों में भी काफी उत्साह है। हमारी जमीन के लिए जमीन को छोड़ दे, हमारे तो जमीन को छोड़ देंगे तो हमारा घर गांव बच जाएगा। यही मेरा उद्देश्य है। मैं यही गंगा माता से विनती करने के लिए आई। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।